हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। बहुत सिस्टमैटिकली भारत के ऑपरेशन सिंदूर को डिबंक करने की कोशिश हो रही है। यह कोशिश जनरली उन्हीं लोगों से होती है जो भारत को एक कैद में रखना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं बहुत ऑनेस्टली, नॉर्मल व्यूअर्स को, जो मेरे नॉर्मल व्यूअर्स हैं, ऐसे लोगों को अंधभक्त, कोई मोदी भक्त, कोई ट्रोलर, कुछ ऐसे वर्ड से आपके माइंड को डिमीन किया जाता है। पहले आपको यह बताया जाता है कि भाई आप मूर्ख हो, जान के बताया जाता है, ताकि आप वो कंटेंट देखो और फिर समझो कि आप स्मार्ट हो गए हो। जबकि आप नॉर्मल इंसान हो, मेरे और आपके जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियंस। और कहानी ध्यान से देखिए, आपको लगा होगा कि ऐसी जो क्रिटिसिज्म है, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, बहुत सटल तरीके से इसके बीच में कुछ छुपे हुए मैसेज होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, कांट क्वेश्चन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि जो ताबड़तोड़ कुटाई इन्होंने की है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो क्वेश्चन नहीं कर पाता, तो फिर कौन करेंगे। बट बहुत सिस्टमैटिकली एक क्वेश्चन उठा दिया गया कि 6810000 गिन भी नहीं पाएंगे, यह है बजट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। भाई ऐसा है, इतना जलो मत। और ये $100 बिलियन पे जाने वाला है। और इसलिए दोस्तों, मैंने इसकी पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल की है, तो आप इसके क्लिप्स काटिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरे भारत को दिखाइए, नॉर्मल इंडिविजुअल्स को दिखाइए कि कैसे आपका ब्रेन वॉश किया जाता है अगेंस्ट इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, अगेंस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और कैसे भारत को यह कोशिश किया जाता है कि भारत एक जकड़ी हुई मानसिकता से चले, भारत एक कॉलोनियल माइंडसेट से चढ़े, कैसे वो दब के रहे दुनिया के सिस्टम से। सबसे पहला क्वेश्चन जो उठाया जा रहा है कि भाई देखिए, इतनी सारी मीटिंग्स की, यूएस पाकिस्तान की मीटिंग क्यों हो रही है, एक एक करके देखिए। एज यूएस आइज इट्स एयर स्पेस, अगर आप एयर स्पेस की बात करेंगे तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप अखबार पढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आज का आर्टिकल है, पाकिस्तान कंफर्म्स ट्रंप मुनीर हैड अ डिस्कशन ऑन ईरान। तो ईरान फोकस पे है। पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि ठीक है भाई, आपको ईरान का केक कट करना है तो वो मैं आपको दे देता हूं, अपनी एयर स्पेस यूज करने दे देता हूं, अपना लैंड दे देता हूं, एयर बेसेस दे देता हूं, बस आप मुझे सपोर्ट करिएगा अगेंस्ट इंडिया। बट क्या अमेरिका पाकिस्तान को आके सपोर्ट करेगा? सेकेंडली, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ बाइंग वेपन्स। तो इंडिया F-35 खरीद नहीं रहा, पाकिस्तान तो कुछ खरीद ही सकता है, सस्ता वस्ता। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट गए थे ट्रंप, तो बड़ी सारी कंट्रीज 100 500 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर लेके आए थे। इससे ट्रंप खुश होते हैं क्योंकि ट्रंप की ये पॉलिसी है। और ट्रंप को खुश करना क्यों जरूरी है, ओबामा को खुश करना, बाइडेन को खुश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है। सच्चाई बताइए ना, बिल्कुल सच्चाई बताइए। आसिम मुनीर वार्नड अगेंस्ट पावर कोलैप्स इन ईरान। अब आसिम मुनीर का ये आइडिया है कि भाई मैं वहां जाऊंगा और मैं समझाऊंगा कि प्लीज ईरान में तख्ता पलट मत करिए, वहां पे बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि अगर ईरान में ऐसा हुआ, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का एक और बॉर्डर वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहां पे वो बहुत कंफर्ट में नहीं गए, वो वहां पे रिक्वेस्ट करने गए। और अमेरिका को क्या चाहिए, इजराइल को क्या चाहिए कि भाई तुम अपने पासपोर्ट पे ना लिख दो, छाप दो कि भाई एनीवेयर एक्सेप्ट इजराइल, बट देखो जब काम की बात आएगी तो तुम भी घुटने पे सामने बैठोगे। और आज शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं, और उसी टाइम में आसिम मुनीर अमेरिका में जाके गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे एयर बेसेस यूज कर लो। बट एक चीज यार, प्लीज थोड़े पैसे दे दो, वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो पैसे। क्यों? क्योंकि हु इज द बॉस ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ? तो नेचुरल सी बात है, वॉशिंगटन जाना पड़ता है। सी, दीज आर गेम्स, प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ये गेम्स डेली चलते रहते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन था कि अचानक से सीज फायर क्यों हो गया, सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया। और ये आप बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, बड़ी सारी स्पेकुलेशन थी। आज मोर और लेस पिक्चर क्लियर है, बट 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और क्लियर होगी। तो आज तक क्या मैं कह सकता हूं आउट ऑफ सर्टेनिटी की सिर्फ 4 रीजंस हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूं ये 4 रीजन तो हैं, इसके अलावा 4 और रीजन आ सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन जाती है। आपके सामने कोई यूट्यूबर नहीं बैठा रहता, आपके सामने आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे रहते हैं, आपके सामने वेटरन्स बैठे हुए होते हैं, आपके सामने वो लोग होते हैं जिन्होंने वॉर्स को लड़ाई है, जो वॉर्स जितवाई है। आपके सामने वो लोग खड़े हैं जो एसेंशियली आज आर्म्ड फोर्सेस को लीड कर रहे हैं। तो आपके सीडीएस साहब रहेंगे, हर आर्म्ड फोर्स, और कितनी सारी हमारी ऐसी एजेंसीज हैं जिनका नाम आप और हम नहीं जानते,
मल्टीपल एजेंसीज, ऑक्सिलरी एजेंसीज, वो आपको इनपुट्स दे रही हैं। जब इतने सारे इनपुट्स को कोलेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो कोई यूट्यूब का स्क्रिप्ट नहीं होता जैसे टेलीप्रॉम्प्टर पे लगाओ और पढ़ दो। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी सेंसिटिविटीज एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी। आप समझिए, सिक्योरिटी, इंटेल, न्यूक्लियर, व्हाट नॉट, किस लेवल पे क्या बात चल रही है, हाउ डू वी नो। अच्छा, यहां पे एक मैसेजिंग एरर जरूर है, और वो मैसेजिंग एरर क्या भारत ने किया? नहीं, वो मैसेजिंग एरर आया ट्रंप से। ट्रंप ने अपना बड़बोलापन दिखाया, जो कि वो सारे वर्ल्ड लीडर्स को छोटा दिखाने की कोशिश, अमेरिका को, मेड इन अमेरिका, इसको बड़ा दिखाने की कोशिश। वो बॉम्बास्टिक आदमी, बड़ी बड़ी पॉम्पस बातें, राजा की तरह बिहेव करता है। उसे ऐसा लगता है पूरी दुनिया उसकी फीफडम है। यहां दे टू बिग न्यूक्लियर पावर अवॉइडेड वॉर, डोनाल्ड ट्रंप ऑन मीटिंग विद आसिम मुनीर सेज ट्रेड टॉक्स ऑन विद इंडिया एंड पाकिस्तान। इसने कितने स्टेटमेंट चेंज किए। इसने पहले कहा कि मैंने कराया, अनाउंस इसने किया, बट इतनी अर्जेंसी क्या थी? एक साइड में जेडी वांस कह रहा था कि भाई मैं इस चीज से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं रखता, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अचानक से अमेरिका बीच में आता है, वेस्ट बीच में आता है, सिर्फ अमेरिका नहीं, वेस्ट बीच में आता है। फिर वो अनाउंस भी कर देता है कि भाई सीज फायर है, सीज फायर है। जिस टाइम में हम अपने मैक्स पे थे, भारत मैक्स पे था, उस टाइम में हमें पॉज करा दिया गया। यही बात आई ना। अब सोचिए क्यों भारत रुका होगा, तो मतलब भारत तो प्रैग्मेटिक है, भारत मूर्ख तो है नहीं। भारत के ये जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, ये जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, ये आपको यूट्यूबर्स तो नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस है स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा। तो ध्यान से देखिए, टू वेरी स्मार्ट पीपल। अब ट्रंप की देखिए नॉकिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट, वो ध्यान से समझिए। टू वेरी स्मार्ट पीपल, ट्रंप बैक्स ऑफ फ्रॉम द क्लेम ऑफ ब्रोकरिंग इंडिया पाकिस्तान पीस। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पुश बैक किया। इंडिया ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर सी बात है। डीजीएमओ लेवल पे हमें कॉल आया था। अब ऐसा भी हो सकता है ट्रंप ने ये एडवाइस पाकिस्तान को दी होगी कि भाई और पाकिस्तान चिल्ला के बोला होगा कि भाई हमें वॉर रुकवा नहीं है, वॉर रुकवा दो पापा। तो उसने बोला होगा भाई पहले तुम कॉल करो, फिर मैं कॉल करूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा। एनीथिंग कैन हैपन, एंड वो धीरे धीरे बाद में कहानी बाहर आएगी। अभी आप कैसे स्पेकुलेट कर सकते हैं? इन अ फर्स्ट ट्रंप सेज लीडर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंडेड कॉन्फ्लिक्ट। तो हर बार ये एक नया स्टेटमेंट देता है। एक बार इसने कहा था कि भाई ट्रेड के कारण ये सीज फायर हुआ है, और जबकि इंडिया कहता है सीज फायर है ही नहीं। तो जिस आदमी ने पिछले 2 हफ्ते में 5 अलग स्टेटमेंट दिए हैं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर ये बंदा कोर्ट के सामने चले जाए ना, कोर्ट के सामने, तो कोर्ट कहेगा ही हैज नो क्रेडिबिलिटी, बॉम्बास्टिक बातें करता है। रीजन फॉर सीज फायर, अब आप पूछेंगे रीजन फॉर सीज फायर, तो सबसे पहले वो आप नंबर गिना रहे थे ना, 621000, देखिए उससे क्या होता है। उससे 36 वॉरशिप आपके गेट के सामने खड़े थे कि बताओ तोड़ दें, बताओ काट दें, बताओ एंड ऑफ पाकिस्तान कर दें। 36 वॉरशिप, इसके अलावा आपके सबमरीन्स बैठे थे। हाँ भाई, स्क्रिप्ट नहीं है, देखिए, क्योंकि ये कहानियां पढ़ाई है मैंने बच्चों को, ठीक है, ये चीजें पढ़ी है। 7-10 साल से मैं ये बातें पढ़ रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, बिफोर वी कुड, शहबाज शरीफ कन्फेसेस इंडियन ब्रह्मोस। अब भाई शहबाज शरीफ की भी बात नहीं मानोगे कि ब्रह्मोस के कारण इतनी हालत खराब थी, और इंडिया ने तो कुछ एयर बेसिस का नाम तक नहीं लिया। बाद में पाकिस्तान ने मैप इशू करके बताया कि ये एयर बेस पे भी मारा था, इस कैंटोनमेंट पे भी मारा था, बताया नहीं है इंडिया ने। उसके बाद किराना हिल्स के बारे में IAEA ने कहा कि ऐसा कोई न्यूक्लियर लीक की खबर नहीं है, यहां कोई न्यूक्लियर लीक नहीं है, ये रूमर्स है। अब जनरली एक बात बताइए कि अगर ऐसा हुआ भी होता, एक 1% चांस भी होता, चांस की बात कह रहा हूं, क्योंकि किराना हिल्स के अंडर ये सो कॉल्ड, और जो रिस्पॉन्स था अपने एयर चीफ का, वो बड़ा बड़ा वायरल हुआ था उस टाइम में कि अच्छा आपको पता है किराना हिल्स में ही है, हमें तो नहीं पता था, इंडियन एयरफोर्स डिड नॉट न्यू, हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो अगर आप एक माउंटेन के नीचे, एक हिल के नीचे आपकी स्टोरेज है, उसके एक गेट पे आप हिट करते हो, व्हाट मैसेज आर यू गिविंग? यू आर गिविंग द मैसेज ऑफ एंड ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये राइजिंग लायन शुरू हो जाता है, और ये राइजिंग लायन में जो हिट्स होते हैं, वो हिट्स कहां आते हैं? वो हिट्स डायरेक्टली जाते हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में। अब एक बात बताइए मुझे, जब ये हिट्स हो रहे थे, तो क्या ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान की जरूरत कभी भी अमेरिका को पड़ सकती थी? क्या कभी भी इजराइल को अमेरिका की जरूरत पड़ सकती थी? और क्या आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा अगर आपके पास अफगानिस्तान का एक्सेस है, पाकिस्तान का एक्सेस है, तो क्या आप उससे पहले शांति स्थापित करेंगे? और मुझे एक बात बिल्कुल ऑनेस्टली बोलिए, क्या आपको नहीं लगता कि इजराइल जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है, इसके बारे में कम से कम 50 बार चर्चा हुई होगी बिटवीन अमेरिका एंड, हाँ, और किस लेवल पे? एट द पॉलिटिकल लेवल, कि चीजें लीक ही ना होनी चाहिए, क्योंकि एक बार लीक हो चुकी है। एट द पॉलिटिकल लेवल गो अहेड लेने के बाद हिट होता है। इसका मतलब
ट्रंप न्यू समथिंग कि भाई मैं ऑपरेशन सिंदूर को फैलने नहीं दे सकता, अगर यह फैला तो पाकिस्तान हमें मदद कैसे करेगा, और पाकिस्तान हमें मदद करे इसलिए हमें एक ऑलिव ब्रांच बढ़ाना पड़ेगा। और वो ऑलिव ब्रांच क्या था? मनी, वर्ल्ड बैंक। चैट जीपीटी से अगर पूछ लेते कि किसकी सबसे ज्यादा वोटिंग पावर होती है तो आपको मिल जाएगा अमेरिका। और अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। तो आपने कहा था कि भाई ये झप्पियां वप्पियां क्यों करते हैं और क्यों इतने लीडर से मिलते हैं, इसीलिए क्योंकि लीडर्स होते हैं ह्यूमंस। और अगर आपने उन ह्यूमंस को इलेक्शन में किसी भी तरीके से मदद किया हो, और क्या नेतन्याहू ने, इजराइल ने, आईडीएफ ने, मोसाड ने मदद नहीं की ट्रंप की री इलेक्शन में? ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है। सर्च कर लीजिए भैया, फैक्ट चेकिंग कर लीजिए। और उसके बाद तो यू विल रिटर्न द फेवर ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। तो हाउ डिड दे रिटर्न द फेवर? ये देखिए आईएमएफ में कितनी परसेंटेज है। तो हर जगह जहां पे भी पूरी दुनिया में कुछ भी करना होगा तो वहां पे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस आराम से ये काम कर सकती हैं आपके लिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। बट क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ही कारण था इजराइल? नहीं, एक कारण तो ये भी है कि देखिए भारत अब उस पोजीशन पे, उस साइज पे बैठा है जहां पे वो अगला चाइना बन सकता है। चलिए, आपको नहीं इतना कॉन्फिडेंट फील होता होगा तो चलिए हाफ ऑफ चाइना बन सकते हैं, मान लेते हैं हाफ ऑफ चाइना। फिर भी वो रैंकिंग में तो आ रहा है, अब धीरे धीरे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, फिर चैलेंजर बन जाएगा। तो क्या आप इसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रैटेजिक हेजेस लेके चलेंगे? अगर आप अमेरिका होते तो क्या आप कुछ हेजेस लेके चलते? और सबसे सस्ता हेज चाइना और अमेरिका के लिए कौन है? पाकिस्तान। एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है जो रेडिकलाइज्ड है, उसने आपको पकड़ रखा है। जब आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, कश्मीर को शांत करने की कोशिश की, तो यूनुस क्रिएट हो गया। ये होता रहेगा, दिस इज द गेम। इस पे आप रोएंगे, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। एक्चुअली इन रीजन्स में सिर्फ फॉरेन पॉलिसी काम नहीं करती, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा एक शब्द होता है इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अलावा एक शब्द होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो आप हार्ड पावर की बात कर रहे थे, एक होता है हिडन पावर, इसके अलावा इकोनॉमिक पावर। आप तो इंडिया की कंपनीज पे भी अटैक करते हो हिंडलबर्ग का रिपोर्ट लेके, जो कि हिंडलबर्ग अपनी दुकान बंद कर देता है, न जाने क्यों, न जाने क्यों, शायद फंडिंग रुक गई थी। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट। आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव से तो देखिए, तो यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरीला टर्म्स पाकिस्तान अ फेनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म। तो मतलब सेंट्रल कमांड, अमेरिका की मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको शक शुबा नहीं होना चाहिए अगर इनके जो पैसिफिक फ्लीट है उनके कमांडर ये कह दें कि इंडिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेरिका तो पूरी दुनिया को देख रहा है ना, तो उसके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग इंटरेस्ट है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में $100 बिलियन का डिफेंस बजट रखेंगे। आपको क्या परेशानी है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और उसी टाइम में पाकिस्तान विल न्यूक इजराइल इफ इट यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स। अब आप सोचिए क्या कह रहा हूं मैं। तो ये स्टेटमेंट देने वाले हैं और काम किसके साथ करना है? अमेरिका के साथ। तो खड़े होना है तुर्की के साथ, खड़े होना है पैलेस्तीन के साथ। ध्यान सुनिए, कम से कम भारत ये ड्रामे तो नहीं कर रहा कि पैलेस्तीन के साथ खड़े होके और पैलेस्तीनियंस को बुचर कराने का काम, ये काम तो अभी आपका पाकिस्तान कर रहा है। क्यों? बिकॉज दे नीड मनी, दे वांट टू सेव देयर कंट्री। अगर ये नहीं किया तो बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। अमेरिका का जिस दिन मन किया 1 महीने में आजाद हो जाएगा बलूचिस्तान। तो आप समझिए ना, बताइए ना लोगों को क्यों बरगला रहे हैं, वाई आर यू ब्रेन वॉशिंग। अब ध्यान सुनिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये कारण है? क्या आपको लगता है सिर्फ ये कारण है? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चाइना। अगर इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हेज है जो कि पाकिस्तान है, और वो अगर खाली बैठा है, वो खाली बैठा है, क्यों? क्योंकि चाइना इन टाइम्स में पैसे कम दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे? एक काम कर, चाइना से मत ले, मेरे से ले ले और पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दे, बस। और क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए, दे दूंगा। इंडिया के साथ लड़ने में थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, दे दूंगा। बस इतना ही तो चाहिए पाकिस्तान को, और क्या चाहिए? बाकी कितना भी सपोर्ट मिल जाए पाकिस्तान को, कुटा वो पहले भी था, कुटा वो बाद में भी है। ऐसा कोई टाइम तो नहीं है जब शांति हो गई। बट आप रियल इंटेंशन समझो, पाकिस्तान उनके ग्रिप में आएगा, क्या वो पाकिस्तान को भी मजबूत रहने देंगे? नहीं भाई। इजराइल का अगला टारगेट, अब देखिए, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, यूट्यूबर नहीं कह रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, कह रहे हैं भाई पाकिस्तान इज नेक्स्ट। फॉर्मर इजरायली मिनिस्टर थ्रेटन्स इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को नहीं चाहिए भाई पाकिस्तान के न्यूक्स, अमेरिका को नहीं चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए।
यह है लॉन्ग टर्म गेम। अच्छा, वैसे आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे, तो जयशंकर साहब एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। इन्होंने मई 23 को कुछ स्टेटमेंट दिए थे। अगर आप इसको थोड़ा रीड कर लेते तो आप ये वीडियो ही ना बनाते। नो वन हैज सपोर्टेड एज मच एज वेस्ट, जयशंकर स्लैम्स वेस्टर्न बैकिंग ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री रेजिम। क्योंकि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़िए आप कि कैसे पाकिस्तान बना, उसमें क्या वेस्टर्न डिजाइन था, उसके बाद कैसे वो एक तरीके से अमेरिका के साथ नाटो, सीएटो, सेंटो इसमें काम किया। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में। लोगों को अंधभक्त बोल देने से नहीं होगा। अब आप बोलेंगे वेस्ट ऑफ मनी। नो नो नो, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ मनी है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारा पैसा खर्च करके एक नाटो की समिट बुलाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चले गए व्लादिमीर पुतिन से मिलने, ठीक है, और वो पूरी समिट के जितने व्यू आ रहे थे उससे ज्यादा व्यू आ गए इस फोटो के। इसे बोलते हैं वेस्ट ऑफ मनी। किसी ने सोचा था मैं दुनिया के सारे प्लेयर्स को बुला लूंगा, वहां पे बस गलती एक हो गई, उन्होंने कह दिया कि भाई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जगह नाम ले लिया, कहा द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन। गाफ हो गया था, जिसके बाद बाइडेन ऑप्टेड आउट। अब आपका ये था कि भाई देखिए चाइना हर जगह जीतता जा रहा है, चाइना इंडिया के नेबरहुड में आ रहा है। हाँ भाई, आप बड़े हो, आपके पड़ोस में बब्बर शेर आएंगे, आप शेर हो, बब्बर शेर चारों तरफ आएंगे और छोटी छोटी कंट्रीज को परेशान करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये कंट्रीज सोवरेन नहीं है, इनके पास लिमिटेड सोवरेनिटी है। आपने बात की नेपाल की, नेपाल हमारा भाई है, एब्सोल्युटली हमेशा था, है और रहेगा। आपने बात की भूटान की, वी कंसिडर भूटान एज अ ब्रदर। तो वहां पे ये विलेज बना ली तो वी आर देयर, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज देयर एट द बॉर्डर्स, चाहे वो डोकलाम हो, गलवान हो। आप चाइना को क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो चाइना ने आपको डोकलाम, गलवान में आंखें दिखाई। क्यों? क्योंकि ही इज अ चैलेंजर, ही डजंट वांट एनी चैलेंज। तो वो आपको आंखें दिखाएगा, वो आपको पुश करेगा इनटू अ वॉर। आपने क्या किया? आपने पेशेंटली मेरे डिप्लॉयमेंट किया, फिर आपके बहुत अच्छे मित्र व्लादिमीर पुतिन ने ब्रोकरेज कराया। तो आप क्या कह रहे हैं कि हमें एक साइड ले लेना चाहिए, व्लादिमीर पुतिन को छोड़ देना चाहिए। आपने बोला इंदिरा गांधी के सपोर्ट में ये सोवियत आई थी, आपने बताया या नहीं बताया? क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था, साथ कौन खड़ा था? सोवियत खड़ा था। तो आप ये कह रहे हैं कि 71 के टाइम में जिसने हमें मदद किया, कंटिन्यूसली हमें मदद किया, उस सोवियत रशिया को हम इग्नोर कर दें, एक साइड ले लें, या हम चाइना की साइड ले लें? आप ही मुझे बताइए कि चाइना का साइड ले लें या रशिया का साइड ले लें? अगर रशिया का साइड ले लें तो क्या इजराइल और यूएस से दोस्ती खत्म कर दें? बताइए। अगर साइड लेने की ही बात होती है तो हम साइड नहीं ले सकते, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं। इसका मतलब वी आर फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन, वी आर फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन, वी डू नॉट सपोर्ट एनी वॉर्स। समझिए, दिस इज द टाइम ऑफ पीस। ये बार बार बातें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं लिखते, सारे एडवाइजर्स लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग लिख के देते हैं। दिस इज आवर फॉरेन पॉलिसी फॉर लास्ट 70 ईयर्स। हम अग्रेसिव ताकतों को नहीं प्रमोट करते, और इसीलिए आप देखेंगे कि हम चिकन नेक कॉरिडोर को चौड़ा नहीं करते। कर सकते हैं 24 घंटे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने तिब्बत की आज़ादी की बात नहीं की, इसीलिए हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा नहीं किया, इसीलिए हमने बांग्लादेश को अंदर नहीं लिया, इसीलिए हमने पाकिस्तान के 6-7 टुकड़े नहीं किए, क्योंकि हम रिलैक्स्ड हैं, वी आर पैसिव, वी आर नॉन एग्रेसिव। हम ऐसे नहीं है कि रेविजनिस्ट पावर है कि हम दूसरी कंट्रीज में घुस घुस के है ना उसकी जमीन खाएंगे। वी आर नॉट चाइना। बट हमने चाइना को भी टाइट किया, चाइना भी वापस आया। और चाइना के लिए पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है आप ही बताइए? क्योंकि चाइना की टाइट हो रखी है हेकड़ी। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको लगता है पाकिस्तान को मदद करने के लिए और भारत के अगेंस्ट हेज खड़ा करने के लिए है? नहीं, यह है रियल प्रॉब्लम। मिलिट्री बेसिस देखिए, पूरी एजुकेशन दीजिए ना, बच्चों को पूरा पढ़ाइए, स्क्रिप्ट राइटर्स अच्छे हायर करिए, पढ़े लिखे लोग, कीप चेंजिंग पीपल, स्मार्ट लोगों को लाओ, तो उससे आपकी स्क्रिप्ट की जो डेप्थ है वो बढ़ेगी। स्क्रिप्ट की डेप्थ है ना वो बहुत शैलो होते जा रही है, सिर्फ म्यूजिकल इफेक्ट दिखता है। यहां ध्यान से देखिए, यह है रियल रीजन कि चाइना को चाहिए एक ऑल्टरनेट। आपके मुंह के सामने किसी ने गाड़ी लगा दी है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल गाड़ियां लगा दी हैं, आप क्या करोगे? ये एयर बेसिस हैं, यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, तो आप क्या करोगे? आप ऑल्टरनेट ढूंढोगे समंदर का। तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान को दोस्त बना लो, इसको थोड़े वेपन भी बेच दो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नलिफाई करा दो, इंडिया के अगेंस्ट हेज भी ले लो, तो पाकिस्तान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजराइल को मदद करने के लिए ईरान पे बॉम्बिंग भी कर दो। यहाँ से देख लीजिए, लोगों ने वीडियो बनाई है, इसको देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी वीडियोज है। तो आप समझ रहे हैं
और इसीलिए चाइना रिसेंट टाइम्स में कह रहा था ये ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस के साथ, इंडिया और चाइना को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब आपने पूछा बांग्लादेश पे मुझे याद है आपने वीडियो बनाई थी कि भाई शेख हसीना डिक्टेटर है, सबसे अच्छी दोस्त थी भारत की। रीडिंग की थी आपने इससे पहले कि शेख हसीना वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। वीडियो बनाने से पहले स्क्रिप्ट कहाँ से आया था? क्वेश्चन है ये सारे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अगर आप जानते होते तो आपको ये पता होता शेख हसीना वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ऑलवेज हेल्पिंग, मैत्री प्रमोट कर रही थी। यूनुस नेवर अ गुड फ्रेंड। गार्डियन ऑफ ओशन को तो हमने अलग अलग तरीके से टाइट करना है, उनको तो मतलब अब चीफ मिनिस्टर लेवल पे हैंडल किया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा इज हैंडलिंग। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, आओ बांग्लादेश प्रोटेस्ट एंडेड शेख हसीना। और इसमें मैं कोट करना चाहता हूं तुलसी के बाद डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएस, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। उसने कहा था भाई यहाँ पे इस्लामिक कैलिफेट बनने वाला है। और देखिए जवाब कहाँ से मिल रहा है, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, रेडिकलाइज बांग्लादेश, यस इट्स अ न्यू बांग्लादेश, यस स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, कलर रेवोल्यूशन, ये सब चलते रहता है ना यूक्रेन वगैरह में, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्यों हुआ है ये सब, ये देख लीजिए जवाब। म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पे सारा गेम है ना। अभी भी नहीं समझ आया, इसके बारे में रीड कर ली, इसको अंडरलाइन करिए, इसको चैट जीपीटी से पूछे क्या है तो समझ आ जाएगा। आई एम एजुकेटिंग यू, आई एम ए टीचर। ना देखिए म्यांमार में सिविल वॉर है, और म्यांमार और बांग्लादेश के इसी रीजन की बात कर रहा हूं मैं। एक एरिया है अरक्कन आर्मी वाला, एक है चिनलैंड। ये जो चिन एरियाज हैं, चिन एरियाज की प्रॉब्लम मणिपुर में घुसी थी। आपने बोला था मणिपुर क्यों बर्न हो रहा है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, बट यू आर बिकमिंग बिगर, आपके गेम्स भी बड़े होंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट श्रीलंका, मैं नहीं बोल रहा, द डिप्लोमेट कह रहा है जापान एंड चाइना वाई फॉर इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका वाया सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजीज। सिमिलर सेम गेम वहां चल रहा है, किसका, यूएस चाइना। और हर जगह जब यूएस चाइना इन्वॉल्व हो जाता है तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े हैप्पी होते हैं, दोनों साइड से अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो इंडिया को थोड़े दिन इग्नोर करते हैं। कुछ लोग इंडिया आउट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंडिया गेट आउट, फिर सॉरी पापा बोल के आ जाते हैं। मालदीव्स का देख लीजिए, मोहम्मद मुइज़ी को बोला, मालदीव्स अभी पैसे मांग रहा है। अब आ जाइए कॉन्फ्लिक्ट पे, आपने कहा कि हम पैलेस्टीन के अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं हम इजराइल के साथ आ रहे हैं, सीधी सीधी बात है। वी आर न्यूट्रल, हम 2 स्टेट सोल्यूशंस के ऊपर देख रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर सेंटिमेंट्स एसोसिएटेड, बट देयर आर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। भाई नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है या लोगों को खुश करना है? आपने ही बोला ना कि लोगों को खुश करने के लिए फॉरेन पॉलिसी है, नहीं एब्सोल्युटली नॉट। किसने बोला इजराइल के साथ हम लोगों को खुश करने के लिए हैं? इजराइल के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, क्योंकि हमें पूरी लॉबी का सपोर्ट मिलता है वॉशिंगटन में। वी नीड इजराइल। इजराइल इंडिया की पार्टनरशिप है और चलती रहेगी। इट विल मेक अस स्ट्रॉन्गर मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली। हाँ, पॉलिटिक्स हो सकता है इसका, थोड़ा पॉलिटिकल नुकसान होता है इसका, ये मैं मानता हूं, है ना। वो झंडे वंडे, पैलेस्तीन का कॉज, वो सब आप नहीं कर पाते। अब आपने बोला फिर से कि हमने साइड नहीं लिया था हमने भी साइड, रशिया यूक्रेन में हमने रशिया का साइड ले रखा, किसने बोला नहीं लिया? इसी के कारण तो वेस्ट हमसे एकदम नाखुश था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे पड़ा हुआ था बाइडेन। यस पड़ा था या नहीं पड़ा था? क्यों पड़ा था? क्योंकि रशिया से हम तेल खरीद रहे थे। ट्रंप आता ही ये तेल वाली इशू ही नॉन इशू बन गई। अब आपने फिर बोला कि यार तुर्की से हमने झप्पियां की, ये की, वो करेंगे ना, तो क्या करें? कोई बंदा 2-4 बदतमीजी कर रहा है, कश्मीर पे बोल रहा है, तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चप्पल लेके मारना शुरू कर दे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आया है, घर का मेहमान है, ठीक है, हेलो हाय किया, कमरे में ले जाके बोलना है बोला, नहीं बोलना है तो नहीं बोला, और अपने टाइट कर दिया अपने दूसरे टूल से, इस हाथ से नहीं तो दूसरे हाथ से टाइट किया। टाइट करना तो आपका मॉडल है, दिस इज हाउ इट गोज। तो आर्मेनिया के साथ हमारी इतनी नज़दीकियाँ क्यों हुई? क्योंकि भाई तुर्की अजरबैजान के साथ हमारी दोस्ती नहीं हुई। अब आप मुझे बताइए कि आप किसे मानेंगे, यूट्यूबर, इंडियन फॉरेन सर्विस को, जयशंकर साहब को, थरूर साहब को, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट को? मैं इसलिए कहता हूँ आपको अगर फॉरेन पॉलिसी देखनी है, ब्रह्मा चनानी साहब को देखिए, जयशंकर साहब को देखिए, पढ़े लिखे लोगों को देखिए, सीधी सीधी बात है यार। एजुकेशन की कमी, अच्छी एडिटिंग आती हो उसके बाद भी, पड़ोस में मेरे एडिटर साहब बैठे हैं, एक अच्छी स्क्रिप्ट इनको दूंगा, ये भी बना देंगे वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बना देंगे, ऐसी एक तीखी सी इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए। वो अलग बात है कि ये इंडिया में ही बैठा है, भारत के लिए काम करता है ना। ध्यान से देखिए शशि थरूर साहब का एक्सप्लेनेशन कि क्यों 1971 और 2025 इंदिरा गांधी जी ने जो किया इट्स गुड। किसने बोला वो खराब है? ठीक है, 1971 वॉर वाज गुड कि आपने बांग्लादेश क्रिएट किया। व्हाट वाज मिसिंग? सिलीगुड़ी का चौड़ीकरण, वो मिसिंग है, दैट्स अ फैक्ट। उसी तरीके से थरूर साहब ने क्या कहा, ये 71 और 2025 सेम नहीं है भाई, कंडीशंस आर चेंज। और इसीलिए अंधभक्त बोल के लोगों को डिमीन करना बंद करिए। बिल्कुल, आप एक कंपनी को टारगेट करते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, मेरे को कोई शक शुबा नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल पर्सनल डिक्लेरेशन कह रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट की तरह जब मैं ये देखता था तो मुझे बड़ा मजा आता था। मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था मस्त गेम है,
गेम है। और मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है गलत कर रही है। मुझे ये समझ आता है कि वो इंडिया के इंटरेस्ट में काम कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यह है वन बेल्ट वन रोड। तो वन बेल्ट वन रोड कौन चलाती है? चाइना की सरकार खुद। और चाइना की सरकार बहुत एफिशिएंट है और अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उससे बड़े बड़े काम कराती है, उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तुरंत परफॉर्म कर देती है। इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम रहा है कि इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जब भी जो काम दिया जाए वो 10 साल की जगह 30 साल में होता है। ये एक पुरानी प्रॉब्लम है, लेगेसी प्रॉब्लम है। मे बी इसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक है, कुछ स्लो है, कुछ सोवियत लेगेसी है, देयर इज सम रीजन। तो इंडिया ने शुरू किया एक मॉडल जहां पे वो प्राइवेट सेक्टर की एक पार्टी को पकड़ता है और बोलता है इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करिए। एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस ने जामनगर एग्जीक्यूट किया। उसी तरीके से अदानी पोर्ट्स, वो भारत के लिए पोर्ट्स बना रहा है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो आप जरा सा पनामा पोर्ट को सर्च कर लीजिए। तो पनामा पोर्ट ये चाइनीज बिलियनियर होल्ड करते थे। जब अचानक से इसे ब्लैक रॉक ने खरीदा तो चाइना में बहुत आउटरेज था और उस बंदे को गद्दार तक बोला गया। मतलब आप और मैं ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर अदानी खरीद रहे हैं तो इट इज क्रिएटिंग इंडियाज इंटरेस्ट। और अगर आपका एक बिलियनियर किसी और कंट्री में जाके इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो उसके आस पड़ोस में कल को आपकी नेवल शिप्स भी डॉक होना शुरू होती है। छोटा सा नेवल मेंटेनेंस फैसिलिटी भी बन जाता है और धीरे धीरे वो आपको एक मैं कहूँ एक ग्लोबल बेस बनाने में मदद करता है, आपकी स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बड़ा करता है। तो यहाँ देखिए आपका एक क्वेश्चन होगा कि हाइफा क्यों मिला अदानी को? क्योंकि अदानी को ये काम करना आता है पोर्ट बनाने का। और पोर्ट बनाने के बाद हाइफा क्यों मिला? तो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट से बिना सपोर्ट के आप काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट and billionaires they will have to work in tandem and the businessmen they have to create business contracts between two countries ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो परपेचुअल रहे। अब ध्यान से देखिए हाइफा, वाई हाइफा? क्योंकि इसका काम है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। इंडिया अदानी पोर्ट्स सेल्स म्यांमार पोर्ट फॉर अ डिस्काउंटेड $30 million। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है भैया। हाइफा में बॉम्बिंग चल रही है, $30 million के डिस्काउंट पे आपको म्यांमार पोर्ट से एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि वहां सिविल वॉर है। बट आप काम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जितनी भी लिमिटेड कैपेसिटी से इंडिया की कंपनी ये कोशिश कर रही है कि हम काउंटर कर सकें किसे? चाइना के वन बेल्ट वन रोड को इन आवर लिमिटेड कैपेसिटी। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट नैरेटिव है कि इंडियन मुस्लिम्स खतरे में है। अब ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम्स नहीं, कोई भी खतरे में हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है। टारगेटेड हिट्स अटैक्स कहीं पे भी हो सकते हैं और किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म, किसी भी इंसान के ऊपर अगर ऐसा कोई अटैक होता है इट इज़ अनफॉर्चुनेट। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है, यहाँ पे भी आप एक रिपोर्ट से कहानी बना रहे हैं और वो कहानी स्पेशली बनाई गई है भारत को डिग्रेड करने के लिए। इसे बोलते हैं USCIRF। और जिन लोगों को फैक्ट चेक करना है USCIRF सर्च करिए और फिर MEA लिखिए तो आपको रणधीर जायसवाल साहब का स्टेटमेंट मिल जाएगा, जयशंकर साहब का स्टेटमेंट मिल जाएगा। आपको बड़े आराम से ओपनली समझाया जाएगा कि दीज आर दी ब्लैकमेलिंग पॉइंट्स, जिससे अमेरिका एक साइड से आपका बहुत अच्छा पार्टनर है और थोड़ा ब्लैकमेल भी करता है ताकि आप F-35 जल्दी लें। इसके बाद आता है कतर फंडेड अल जजीरा, जिसको मैं ये आर्टिकल लेके एक वीडियो बना सकता हूं और उस पर व्यू गार्नर कर सकता हूं। ठीक है, तो अंधभक्त बोलने से नहीं होता, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि नैरेटिव्स बनते कहाँ से हैं और आप उसको पकड़ते हैं और आप बोलते हैं यही चल रहा है इंडिया में। मैंने तो नहीं देखा इंडिया में ये चल रहा हो। ऑब्वियसली मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बताते हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, वो बताते हैं यूपी में ये हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी होती हैं, बट आप इसको एक पैटर्न बना दें। नो, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट किया, ट्रेटर्स हेट फिल्ड सॉन्ग, पता नहीं क्या है। ठीक है, और जबकि इंडिया का क्या मैसेज था? सोफिया कुरैशी मैडम सामने आई थी, इंडिया की यूनिटी ब्रदरहुड को दिखाया था। ओवैसी साहब गए तोड़ने के लिए मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को बट पहलगाम एंड आफ्टर ट्रैकिंग रेट्रीब्यूटिव हेट क्राइम्स अगेंस्ट, तो ऑल्ट न्यूज पिकिंग फ्रॉम अल जजीरा पिकिंग फ्रॉम USA। मतलब यार देखिए इतनी बेसिक चीज़ है ना, इसके लिए तो रिसर्च करना नहीं पड़ता। बांग्लादेशी हिंदूज, एक अजीब सी साइलेंस है, ये टॉपिक लेते नहीं आप लोग, क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये फिट करता है हमारे नैरेटिव को। डिवाइड करके रखो, इंडियन मुस्लिम्स को डिवाइड करके रखो। क्यों? वो इंडियन नहीं है, सारे इंडियन है और किसी के अगेंस्ट भी कोई भी क्राइम हो रहा है, ठीक है भाई, देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन, देयर विल बी एक्शन। क्यों अलग करके रखो? और फिर जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है, चकमास का हो रहा है, छोड़िए हिंदू, चकमास के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं उठाते उसे?
क्योंकि आपने बोला था शेख हसीना डिक्टेटर है, तो जो आया वो डेमोक्रेट है क्या? बताइए। और हाँ, द वायर इतना प्यारा, रुशाद फरीदी बड़ी प्यारी आर्टिकल लिखे उन्होंने, व्यू फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स मॉरल एज एज एन एग्जांपल ऑफ हैंडलिंग प्लूरलिज्म। भाई बांग्लादेश बता रहा है इंडिया को कि इंडिया प्लूरल नहीं है और इसलिए हम उसको लेक्चर नहीं कर सकते। मैं इसलिए कहा ना कि इसलिए चीफ मिनिस्टर्स आपको जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, दीज आर सम ऑफ द नैरेटिव्स दैट आई थॉट नीड्स टू बी डिबंक्ड। इसके अलावा भी 5-6 हैं, बट मैंने कहा लेट्स कीप इट एज कंसाइज एज पॉसिबल, फिर भी लंबा हो गया। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके क्लिप्स वायरल करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।